बॉन्डिंग पैरामीटर। तो क्लास आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्डिंग पैरामीटर के बारे में। क्या है बॉन्डिंग पैरामीटर, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में ना। तो सिग्मा पाई बॉन्ड से हमें ये तो पता चल गया था ना कि किसी भी दो एटम के बिटवीन जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा होगा या फिर पाई होगा। लेकिन हमें कुछ बातें हैं जो नहीं पता चली थी, वो क्या है? क्या आपको इससे पता चला था कि इन दोनों के बिटवीन बनने वाले बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, या फिर कोई तीन एटम है उनके बिटवीन अगर बॉन्डिंग हो रही है तो इनके बिटवीन जो बनने वाला बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना होगा? बिल्कुल नहीं पता चल रहा था ना। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग पैरामीटर्स। तो 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है बॉन्डिंग पैरामीटर में। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर उठाएंगे क्लास बॉन्ड लेंथ, ओके। एंड सेकेंड पोजीशन पर हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल। एंड थर्ड पर हम लोगों के पास होगा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। एंड फोर्थ कंडीशन पे हमारे पास होगा बॉन्ड ऑर्डर। फिफ्थ पर हमारे पास होगा बॉन्ड पोलैरिटी, मीन्स पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। एंड सिक्स पर होगा रिजोनेंस, ओके। बट इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके किसके ऊपर? सिर्फ बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड एंगल पे, बॉन्ड एंथैल्पी पे और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स बॉन्ड पैरामीटर में हम लोगों को इन 6 टॉपिक्स पर चर्चा करनी है, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है आज के लिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बॉन्ड लेंथ। बड़ा आसान है। कोई भी दो एटम हो क्लास, अगर वो आपस में क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक। तो उन्हीं दोनों एटम के न्यूक्लियस के बिटवीन की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। जिसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से। तो क्या बताओगे? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। क्या बताओगे? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम्स क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। क्लियर? ठीक है सर। ये देखिए ध्यान से, पहली कंडीशन, अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड हो तब उसका बॉन्ड लेंथ आप कैसे निकालोगे? फॉर आयनिक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ही समटाइम कंपाउंड्स भी होते हैं। तो आप बताओगे, ध्यान दीजिए सर, न्यूक्लियस से लेकर के कोर ऑफ एटम तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस। वैसे यहाँ भी न्यूक्लियस से लेकर के इसके आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस। तो ध्यान देंगे जो रेडियस है इन्हीं दोनों रेडियाई का क्या है? सम है। अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग NaCl रख लें तो Na क्या होगा? प्लस होगा और Cl क्या होगा? माइनस होगा, ठीक। तो क्या बताओगे? बॉन्ड लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बताओगे रेडियाई ऑफ कैटायन प्लस रेडियाई ऑफ एनायन इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। मगर यदि यही बात अगर किसके साथ में हो? कोवैलेंट के साथ में हो, तो जो ये आयनिक रेडियाई है इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कोवैलेंट रेडियाई। क्या बोल देंगे? कोवैलेंट रेडियाई। क्लियर? तो आप बताओगे फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए आप क्या बताओगे? बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? सर इसके लिए होगा बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ एटम ए प्लस रेडियाई ऑफ एटम बी। बस चार्ज ही तो नहीं रहेगा, इतना ही तो अंतर रहेगा। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन की बात मैं करूं जिसमें है फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? सर जैसे हाइड्रोजन हो जाए, फ्लोरीन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन एटसेट्रा एटसेट्रा, तब आप बॉन्ड लेंथ को कैसे मेजर करोगे? तो अगर होमो एटॉमिक हो जाएगा क्लास जिसमें दोनों ही एटम एक ही जैसे रहेंगे तब भी तो बात वही होगी ना, बस उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होगा बस। तब उस कंडीशन में आप बताओगे
बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एटम डिवाइड बाई 2। मीन्स जो कोवैलेंट रेडियाई होगी उन्हीं दोनों का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एक एटम से दूसरे एटम के बिटवीन की जितनी डिस्टेंस रहेगी उसी का जस्ट हाफ क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ। किसके केस में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केसेस में। तो ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की तरफ। कि किन किन फैक्टर्स से बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड होता है। भाई हम बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन समझे, बॉन्ड लेंथ की कंडीशन समझे, अब समझेंगे कि बॉन्ड लेंथ छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। ओके, तो बात करेंगे किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होगा। सबसे पहली बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है इसको, वो क्या है, साइज ऑफ एटम। समझिएगा। अब आप बताओ, हमें रेडियाई निकालनी है एटम की और दोनों को जोड़ देना है जिससे बॉन्ड लेंथ हमें मिल जाएगी। अगर एक एटम की साइज क्या हो, छोटी हो, और दूसरे एटम की साइज क्या हो, बहुत बड़ी हो, इन दोनों के बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी वही तो कहलाएगी ना बॉन्ड लेंथ। लेकिन दूसरी तरफ दोनों ही एटम एक ही जैसे हो तब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पर देखिए बॉन्ड लेंथ कितना है, सिर्फ इतना, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। मीन्स साइज ऑफ एटम मैटर करता है किसके लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए। तो आप क्या बताओगे, साइज ऑफ एटम जितना बड़ा रहेगा बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा। जैसे अगर मैं कह दूं HF, HCl, HBr एंड HI में से सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कौन सो करेगा। तो आप बताओगे सर अगर मैं HF की बात करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक शेल होगा और फ्लोरीन के पास कितना शेल होगा, 2 शेल होगा। तो इन दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर मैं इसके साथ चलता हूँ तो H तो भाई कांस्टेंट है, बट इस बार क्लोरीन के पास कितना शेल होगा, 3 शेल होगा, जिससे साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में बड़ी हो जाएगी, और ये होगा बॉन्ड लेंथ इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यही बात अगर मैं ब्रोमीन के केस में करूँगा, ब्रोमीन के केस में तो 1 इलेक्ट्रॉन, बट ब्रोमीन के पास से तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितना होगा, क्लास 4 होगा ना, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, और ज़्यादा हो जाएगी। सो ऑन हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए भी होगा। इट मीन्स अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एटम की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या बताओगे, सबसे बड़ा बॉन्ड किसके पास होगा, HI के पास। ओके, ऐसे नीचे लाइन दीजिएगा और इधर एरो लगाइएगा। मीन्स ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। दूसरी कंडीशन क्या होगी, समझिएगा, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ओके, मीन्स बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, आगे चल करके अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम। 2 एटमों के बिटवीन जितना बॉन्ड बन जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ये क्या होगी, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड लेंथ के। समझिएगा इस बात को। मतलब सर अगर कोई एटम है मेरे पास A और B, इसके बिटवीन कितने बॉन्ड बने हैं, 1। लेकिन अगर कोई दूसरा है A और B, उसी के साथ में 2 बॉन्ड बने हैं, और तीसरा है A और B, उसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप खुद ही देख सकते हैं किसमें बॉन्ड की लेंथ बड़ी है। तो आप बोलोगे जो सिंगल है ना उसके पास बॉन्ड की लेंथ बड़ी है, और जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ता हुआ जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड की लेंथ छोटी होती हुई चली जाएगी। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बिटवीन का बॉन्ड, ये देख लो। इसी जगह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड, और नाइट्रोजन के बिटवीन का बॉन्ड देख लो। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड की साइज, लेंथ छोटी होती चली जाएगी। बिकॉज एक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन
तो मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। भाई 3 बॉन्ड अगर बना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और बॉन्ड की साइज को खींच के क्या कर देगा, छोटी कर देगा। तो ये दूसरा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, चलिए थर्ड फैक्टर क्या होगा, इसे थोड़ा सा सुन लीजिएगा, हाँ समझेंगे हम लोग इसको आगे चल करके। थर्ड फैक्टर के बारे में वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है बॉन्ड की लेंथ को। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्लास। ओके, कुछ टाइप्स हैं इनके, वो है sp3, sp2, sp, ओके, बाकी 3 और हैं, बात करेंगे हम लोग बाद में। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है और वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर। ओके, और परसेंटेज एस कैरेक्टर को निकालना आपको बताया गया है, एक बार ध्यान दीजिए पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, एस एक ऑर्बिटल हो गया 3, पी के हो गए 4, और 100 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिलेगा भैया, 25। ओके, यहाँ पर अगर आप 100 को डिवाइड करते हो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल 2 1 3 डिवाइड बाई 3 मीन्स 33.3%। बट यहाँ पर क्या होगा, 100 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1s एंड 1p इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50%। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ग्रेटर द परसेंटेज करेक्टर स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जिसके पास परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी। क्यों, क्योंकि जो s की साइज होती है वो ऑलरेडी बहुत छोटी होती है। अब देखो ना, s की साइज क्या है, इतनी छोटी होगी, p की क्या होगी, और बड़ी होगी। आई ना बात समझ में, d में डबल और बड़ा होता हुआ चला जाएगा, s तो ऑलरेडी बहुत छोटा है ना। तो जिसके परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसका मतलब उस वाले s की साइज छोटी होगी। जैसे अब 1s है तो इतना छोटा होगा, 2s है तो भाई थोड़ा सा बड़ा होगा, 3s है तो और बड़ा होगा। तब आप क्या बात कर रहे हो कि हमें एक के बातें कैसे पता चलेगी, परसेंटेजेस कैरेक्टर से। जिसका परसेंटेजेस कैरेक्टर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और सबसे कम कौन शो करेगा, sp। ओके, चलिए, तो ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, बातें हो गई खत्म। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी से पहुंचते हैं, वो क्या है, बॉन्ड एंगल। क्या होता है बॉन्ड एंगल, 2 एटम है हमारे पास, तब अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो भाई 180 डिग्री ही रहेगा। मगर यदि 3 एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो कैसे डिफाइन करोगे बॉन्ड एंगल को, चलिए बात करते हैं। बॉन्ड एंगल, इट इज डिफाइंड एज द एंगल between the orbitals containing bonded electron around the central atom in a molecule, चाहे वो मॉलिक्यूल हो क्लास, चाहे वो कोई कॉम्प्लेक्स आयन हो, दोनों की बात यहाँ पर हो रही है एंगल के लिए। ओके, जैसे मैं अगर आपसे कह दूँ चलो भाई वाटर मॉलिक्यूल है, अब तो 2 चीज़ें हमें यहाँ बतानी पड़ेंगी। एक तो आप पढ़ लिए बॉन्ड लेंथ, मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन का बॉन्ड लेंथ कितना है, ये भी समझना पड़ेगा। दूसरी अब हम लोगों की बात हो रही है बॉन्ड एंगल, कि इनके बिटवीन बॉन्ड एंगल कितना है। क्लियर। अब अगर मैं कह दूँ अमोनिया है मेरे पास, ठीक, अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मेरे पास हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन के बॉन्ड की लेंथ क्या होगी और इनके बिटवीन बॉन्ड एंगल क्या होगा, बताना पड़ेगा ना। तो आप बताओगे कैसे, कि जो 2 ऑर्बिटल थे हमारे पास हाइड्रोजन का, ये है ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, किसके अराउंड है ये, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो इनके चारों तरफ जो बॉन्डेड ऑर्बिटल मौजूद है, जिनके पास वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो शेयर किया गया है, उन्हीं के बिटवीन जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। ओके, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, 2 बॉन्डेड ऑर्बिटल हों जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन किए हुए हों, कहाँ मौजूद हो, अराउंड द सेंट्रल एटम। उन्हीं दोनों ऑर्बिटल के बिटवीन जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। ओके,
ठीक है सर, क्लियर। तो चलिए सर ये बताइए इन दोनों का बॉन्ड एंगल होगा कितना। तो वैसे तो इसका होता है 104.5 डिग्री और इसका कितना होता है, इसका 107। सर आपको कैसे पता चला, रट गए हैं, आपको भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 लोन पेयर है और यहाँ पर 3 लोन पेयर है, तो क्या सर हम लोग इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते? जी नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, रटाना रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब क्या बताओगे, किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है बॉन्ड लेंथ की तरीके से, इसके भी फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ना पड़ेगा ना। तो लेकिन मैं आपको कहूँगा बस एक ही चीज़ आप पढ़ लो, फैक्टर अफेक्टिंग तुरंत पता चल जाएगा। देखो ये जो बॉन्ड है ना क्लास, इसमें क्या मौजूद है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसमें क्या मौजूद है भाई सर, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा हो रहा होगा, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बच गए हैं इन पे भी चार्ज कैसा रहा होगा, नेगेटिव। ये दोनों बॉन्ड यहाँ नीचे क्यों चले गए हैं, इनको सीधा होना चाहिए था ना। अगर सीधा रहते तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाता, 180 डिग्री, मगर ऐसा नहीं है, बहुत एंगल कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि इनके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या काम करता है, रिपल्स करता है। ये जो लोन पेयर है क्लास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल्स करता है। तो सर बॉन्ड पेयर को भी तो करना चाहिए क्योंकि उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो लोन पेयर का रिपल्सन है वो स्ट्रॉन्गर होता है बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, क्योंकि उसके पास जोड़े का इलेक्ट्रॉन है और दोनों उसी का है। इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे एटम का है जो बहुत कमज़ोर है और एक ऐसे एटम का है जो थोड़ा सा बलशाली है, ताकतवर है। लेकिन इसके पास तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी पावरफुल का है, इसलिए क्या काम करेगा, इसका रिपल्सन बहुत स्ट्रांग होगा और इसका भी रिपल्सन बहुत स्ट्रांग होगा। तो दोनों को रिपल्स कर देता है और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग होगा किससे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर से। जिसके पास जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा वो बॉन्ड एंगल उसका उतना ही छोटा होगा। आई ना बात समझ में, क्या बताओगे, जिसके पास जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उसका, सॉरी जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। ओके, तो ये तो बात हो गई किसकी, बॉन्ड एंगल की। चलिए अब बात हम लोग कर लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की, बॉन्ड एंथैल्पी की। एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। सर बड़ा आसान है, हाँ, किसी भी 2 एटम के बिटवीन जो बॉन्ड बना है इसी को हमें क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। भाई ब्रेक करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एनर्जी तो देना ही पड़ेगा ना। तो जितनी एनर्जी इसे ब्रेक करने में लग जाए वही एनर्जी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो क्या बताओगे बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन में, हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ इसके बारे में। सेम टाइप ऑफ बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल, मीन्स किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़े उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब रिएक्शन होता है क्लास तो जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग भी होती है, जिसके साथ रिएक्शन हो रहा होता है उसमें भी ब्रेकिंग होगी, और दोनों ही क्या काम करते हैं, आपस में जुड़ते भी हैं। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो ब्रेकिंग के लिए तो स्टैंड है ही, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, लेकिन वो मेकिंग के लिए भी स्टैंड है। हाँ, किसी भी 2 एटम को आपस में जोड़ करके जो बॉन्ड बने उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो वो भी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ही होगी, मगर वो डिसोसिएशन नहीं होगी। ओके, 2 तरीके के एंथैल्पीज का मतलब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक बॉन्ड डिसोसिएशन और एक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो क्या बताओगे, 2 टर्म यहाँ पर स्पेशली आते हैं। एक तो आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ओके,
अच्छा, अब जरूरी नहीं है डिसोसिएशन ही हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी होगी। अगर 2 जूल एनर्जी लग रही है बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो उसी तरीके के सेम टाइप आप बोले हो ना, उसी बॉन्ड को बनाने में भी 2 जूल एनर्जी ही खर्च होगी। इसलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो बॉन्ड डिसोसिएशन जैसा ही होगा। ओके, और दूसरा कौन सा टर्म है हमारे पास? मीन बॉन्ड एनर्जी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी या फिर एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया समझते हैं। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हमेशा याद रखिएगा किसके लिए स्टैंड होगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे समझो इस बात को, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर ये गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं और इनको ब्रेक कर दिया जाए तो इसके लिए जितनी एनर्जी हमें देने की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड मौजूद है उसे ब्रेक कर दिया जाए, जब वो एटॉमिक के फॉर्म में चले जाएं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड मौजूद है उसे ब्रेक कर दिया जाए और वो एटम के फॉर्म में चले जाएं। किस स्टेट में रहेंगे सब के सब भैया? गैसियस स्टेट में रहेंगे। आई ना बात समझ में? तो ये क्या है? सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है और होमो एटॉमिक है, मतलब एक ही प्रकार का एटम इनके बिटवीन लगा है। तो किसके लिए स्टैंड होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए स्टैंड होगा। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए? होमो में 2 चीज हो सकता है। ये तो हो गया डाई एटॉमिक, मतलब 2 ही एटम है। हो सकता है कि होमो में ट्राई एटॉमिक आ जाए, O3, ये भी 3 ही एटम एक ही प्रकार का है, तो भी बात वही होगी। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आ जाए और पॉली एटॉमिक के फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या नाम रखा जाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो उसके लिए मीन बॉन्ड एंथैल्पी रखा जाएगा। क्यों? जैसे समझो CH4 है, अब इसकी हमें ब्रेकिंग करनी है। पहली बार जब ब्रेकिंग होगी तो क्या निकलेगा? यहाँ से CH3 और एक H+, ये गैसियस फॉर्म में, और बाकी के सब भी गैसियस फॉर्म में रहेंगे। ओके, फिर CH3 को एनर्जी मिलेगी, फिर ये किस में ब्रेक होगा? CH2 में, एक H दे देगा, फिर ये CH2 एनर्जी ले लेगा। ओके, और क्या बनाएगा? CH और एक हाइड्रोजन दे देगा। अब CH ब्रेक होगा तो अब जा करके कहीं एटॉमिक फॉर्म में आया, अब जा करके कहीं ये एटॉमिक फॉर्म में आया। तो देखो चारों एटम को अलग करने के लिए हमें इसे 4 स्टेप में ब्रेक करना पड़ा और हर स्टेप में एनर्जी अलग अलग होगी। जरूरी नहीं कि जो पहले स्टेप में एनर्जी निकली, एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी उतने ही एनर्जी दूसरे वाले को भी निकालने में लगेगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगी। प्रूफ करता हूँ अभी इसके बारे में मैं। हाँ, तो पहले समझ लेते हैं मीन का मतलब क्या होगा। सपोज कर लेते हैं इसकी जो एंथैल्पी होगी वो है x1, इसकी हो जा रही है x2, इसकी हो जा रही है x3, इसकी हो जा रही है x4। तो जो मीन बॉन्ड एंथैल्पी होगा उसे कैसे कैलकुलेट करोगे भैया? मीन तो बोल ही रहा है, मीन्स नंबर ऑफ क्या है? ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4। ओके, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स x+2, 3 एंड 4। यहाँ बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इसकी वैल्यू याद करके रखो कि ये 498 देता है, ओके, और ये 393 देता है, तो कितना देता है याद करने की जरूरत नहीं, वहाँ आपको दिया गया रहेगा। फार्मूले में बस आप इतना तैयार करके रखो कि जितनी बार बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी उन्हीं सबको ऐड करके जितने नंबर रहेंगे उसे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन मैंने कहा हर बार एंथैल्पी क्या होगी? अलग अलग होगी। अगर हर बार अलग अलग होगी तो चलिए थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं ना। चलो किसी एसिड की बात कर लेते हैं। अब समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है, ओके, H2SO4 जब ब्रेक होगा तो क्या देगा? HSO4- एंड H+, और कुछ हीट निकलेगा। बिकॉज हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल जब इसके साथ रहता है तो हीट देता है। हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि एसिड को वाटर में डाल सकते हैं, बट एसिड में वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि एसिड में वाटर डालेंगे तो जितना एसिड है सब तड़ाक से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर अब इसे मैं 1 लीटर पानी लिया और 1 बूंद एसिड डाला तो जितना एसिड गिरेगा बस उतना ही डिसोसिएट होगा ना, तब भी वाटर क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। आप बताओगे जितनी एनर्जी एक हाइड्रोजन को निकालने में खर्च हुई है, क्या दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी निकालने में उतनी ही एनर्जी खर्च होगी? जी नहीं, बहुत ज़्यादा खर्च होगी।
वो क्यों? हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है इस बार भी, तो थोड़ा समझो। पहली बार जब उसने हाइड्रोजन लॉस किया था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और जिसने लॉस किया था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है क्लास। जब ये दोबारा इस हाइड्रोजन को लॉस करना चाहेगा तो S+ के फॉर्म में, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और आसानी से लॉस होने नहीं देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि मीन बॉन्ड में क्या होगा, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो सबका एवरेज लिया जाएगा, ना कि किसी एक मॉलिक्यूल के द्वारा निकाले गए हीट को। CH4 है तो एक हाइड्रोजन जो निकलेगा दूसरा वाला हाइड्रोजन उससे ज़्यादा लेगा, तीसरा वाला और ज़्यादा लेगा, चौथा वाला और ज़्यादा लेगा। ओके, क्यों? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। भाई अभी तक C था, 4 हाइड्रोजन है उसके पास, एक हाइड्रोजन निकल गया, अभी कितना बचा? 3। लेकिन कार्बन तो वही है ना, 6 प्रोटॉन है ना। पहले 6 प्रोटॉन 4 हाइड्रोजन को क्या किए हुए थे? अट्रैक्ट किए हुए थे। अब 6 प्रोटॉन 3 को ही किए हुए हैं, तो आसानी से थोड़ी निकलने देंगे। अब जब 2 रख लेगा तब तो भाई 6 2 को होल्ड कर रहा है, तो और आसानी नहीं हो, और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जब 6 किसी एक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा लास्ट में तो सबसे ज़्यादा निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग होगी। इसीलिए हम लोगों को क्या काम करना है? उसका मीन निकालना है। तो जो मीन बॉन्ड एनर्जी होगी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी होगी, उन सब का क्या होगा? एवरेज होगा, सम होगा, ठीक, मीन होगा। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है? कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो समझते हैं इस बारे में। क्या है फैक्टर अफेक्टिंग? फैक्टर अफेक्टिंग, चलिए देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग बड़े आसान से फैक्टर हैं, बड़ी आसानी से आप इसके बारे में समझ भी जाओगे। हाँ, तो सबसे पहला मैं रख रहा हूं यहाँ पे साइज ऑफ बॉन्ड। ओके, याद रखिएगा, साइज ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर मैं कह दूँ HF, HCl, HBr और HI, तो आपको अभी बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया गया। सबसे बड़ी साइज किसकी है? HI की है। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी ब्रेक करने में किसको लगेगा? HI को। मीन्स HI सबसे आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसी पर एक रीजनिंग बहुत पूछता है कि जैसे इसी को मैं उठा लूँ, अगर मैं कह दूँ चलो बताओ अब HF, HCl, HBr और HI में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? बिकॉज एसिड तो सारे हैं, बट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है यहाँ पे? तो आप बताओगे सर वो होगा जो बड़ी आसानी से क्या दे दे? H2SO4 वाटर में क्या देता है? H+N HSO4-, मतलब सर जो H+ दे दे वही एसिडिक है। तो यहाँ H+ तो सारे देंगे, बट आसानी से कौन दे देगा? जो आसानी से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर दे। कौन ब्रेक करेगा? HI ब्रेक करेगा, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HI होगा। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्या है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो पहला फैक्टर हम लोगों का क्या है क्लास? बॉन्ड के साइज। बॉन्ड की साइज क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना छोटा बॉन्ड का साइज होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स जितना छोटा बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करने में उतनी ही कम एनर्जी लगेगी। क्लियर? दूसरा फैक्टर सर फिर क्या है? पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा फैक्टर फिर क्या है सर? यहाँ दूसरा फैक्टर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ये क्या है भाई? ये भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे अगर मेरे पास A और B के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, A और B के बिटवीन डबल बॉन्ड है, बट A और B के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा? क्या बताओगे आप? आप बताओगे सर इस जगह देखा जाए
तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की बात आप कर रहे हो, बॉन्ड लेंथ में आपने बताया था जिसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा उसकी साइज बहुत छोटी होगी, और जिसकी साइज छोटी होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी में कि अगर कई सारे बॉन्ड लगे हुए हैं तो उन्हें ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, मीन्स ये क्या ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अब यहाँ थोड़ा परेशान मत होइएगा, नहीं तो आप कह दीजिए कि सर ए और बी के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, साइज छोटी है, साइज अगर छोटी है तो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है ना। वहाँ जो बात हो रही थी हम लोगों की सिंगल बॉन्ड के केस में थी, और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में है। जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग एरिया बढ़ जाएगा और उस बॉन्ड को फिर आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो ये है हम लोगों का दूसरा फैक्टर, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ओके सर, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी भी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए लोन पेयर। भाई ध्यान से देखिएगा इसको, लोन पेयर ये क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंथैल्पी के। मतलब अगर मेरे पास कुछ बॉन्ड्स मौजूद हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं रख लूँ यहाँ पे ए है मेरे पास, ओके, और ये दो एटम से जुड़ा हुआ है एक्स और एक्स है। एक्स के पास क्या है, ऑलरेडी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तब क्या होगा, इसी जगह मैं दूसरा बॉन्ड रख रहा हूँ जो सेम टाइप ऑफ बॉन्ड बना रहा है, बट इस बार एलिमेंट अलग है, वाई है, इसके पास ट्रिपल लोन पेयर है। ओके, और जो सेंट्रल एटम है ना उसके पास भी लोन पेयर है। यहाँ क्या कह रहे हो आप, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो देखो जो लोन पेयर रहता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ रहेगा। तो इन एटमों के बिटवीन भी तो निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ रहेगा। तो एक तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। क्लियर, जब ये रिपल्स करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर का है ये भी इन दूसरों को एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपल्स कर रहा होगा। हम जब बाहर से एनर्जी देंगे तो हमारे द्वारा दिए गया लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट है। बट यहाँ अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। अगर मैं कह दूं यहाँ पर चलो सर 1 लोन पेयर रख भी लेता हूँ, तो हाँ अब थोड़ा सा बॉन्ड एंथैल्पी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। छोटी एंथैल्पी कम एनर्जी ही देने पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ बहुत कम देंगे तभी ब्रेक हो जाएगा। इसी जगह अगर मैं कह देता यहाँ ट्रिपल हो जाता तो भाई और कम हो जाता। जितना ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर मौजूद रहेगा एज अ लोन पेयर, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। ओके, तो तीसरा फैक्टर क्या होगा बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, लोन पेयर। तो 3 फैक्टर्स हो गए, एक तो हो गया साइज ऑफ बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड लोन पेयर। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के इस लेक्चर के 4th एंड लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान देते हैं इसके बारे में। क्या है बॉन्ड ऑर्डर, बड़ा आसान सा है ये तो। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी याद आई, बोला गया था ना। बॉन्ड ऑर्डर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट in between 2 bonded atom, 2 bonded atom मीन्स किन्हीं भी 2 एटमों के बिटवीन जितना बॉन्ड मौजूद है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हाइड्रोजन है, इसके बिटवीन कितना बॉन्ड मौजूद है सर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। सर ऑक्सीजन है, इसके बिटवीन कितना बॉन्ड मौजूद है 2, तो सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। नाइट्रोजन है सर, इसके बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर नेवर बी मोर देन 3 से कभी ये ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा कभी शेयर ही नहीं होते। एक एटम के बिटवीन दो एटम के बिटवीन, 2 एटमों के बिटवीन 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा शेयरिंग नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। सर कार्बन के पास तो 4 है, वो तो शेयर करता है। भाई 4 करता है, बट वो डिफरेंट एटमों के बिटवीन करता है, किसी एक ही एटम से नहीं कर देता। बात क्या हो रही है
किन्हीं दो बॉन्डेड एटम के बिटवीन जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। और ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लास। ओके, बॉन्ड ऑर्डर को ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ इसका सिग्निफिकेंस है, क्या क्या चीज़ ये हमें जानकारी देता है। ओके, तो पहला तो आप बताओगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में क्या जानकारी देता है, ध्यान दो, जिसके पास जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ उसकी साइज उतनी ही ज़्यादा छोटी। तो इसका मतलब है क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। भाई नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्लियर है ना बात। दूसरी चीज़ क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी या फिर एंथैल्पी। तो क्या बताओगे, जिसके पास जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है भाई। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, क्रायोजेनिक है, मतलब बहुत ठंडा है। इसे स्पर्म वगैरह को स्टोर करने के लिए रखा जाता है, ओके, लैब में। अगर धरती पर जो रेडिएशन गिर रहा है यही नाइट्रोजन ना रहे तो धरती क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने अंदर से क्या निकाल रहे हैं, रेडिएशन निकाल रहे हैं। कूल रखने का भी काम करती है और बाकी सारे पौधों को नाइट्रोजन फिक्स करवाने में मदद करती ही है। सर ये अगर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली पौधों को मिल क्यों नहीं जाता, भैया ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी कोई भी ना तो प्लांट और ना ही एलिमेंट किसी का भी कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे ह्यूमन के केसेस में जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए और ब्लड में मौजूद है क्या, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है आयरन, Fe। इसका मतलब है बिल्कुल नहीं है कि आप 2-4 खीली खा जाओ, नट बोल्ट खा जाओ, 100 ग्राम लोहा खा जाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, मर जाएंगे। किसके फॉर्म में चाहिए हमको हीमोग्लोबिन बनाने आयरन के लिए, तो भाई +3 के फॉर्म में चाहिए, आयनिक फॉर्म में चाहिए। इसलिए नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन तो चाहिए, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली वो नहीं ले सकता तब तक जब तक इसका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। लेकिन एटमॉस्फेयर में नेचुरली इतनी एनर्जी है ही नहीं कि इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी। थर्ड क्या है, स्टेबिलिटी, ओके। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के। जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, नेचुरली रिएक्ट नहीं करेगा। सॉरी देखो हाइड्रोजन रख दिया यहाँ पे, ऑक्सीजन रखना चाहिए था, ओके। तो क्या बताओगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड तो स्टेबल है बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। ऑक्सीजन के बिटवीन डबल बॉन्ड थोड़ा सा कम है मगर स्टेबल है, ओके। बट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, आग लग जाती है, बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाता है। आई ना बात समझ में। तो ये 4 बातें हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास फिर से मिलेंगे पोलरिटी को लेकर के, और उसके बाद नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग रेजोनेंस लेकर के, ओके। चलिए, तो ये बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड रीजनिंग बहुत पूछी जाती है, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल से पूछा जाता है। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, वहाँ हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी एसिडिटी से रिलेटेड पूछी जाती है, और स्टेबिलिटी तो भैया सब में पूछी जाती है। किसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर से, ओके। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सर वो कैसे आएंगे, कई सारे मॉलिक्यूल दिए रहेंगे, आपको उनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन हाईलाइट दे दिया और बोल दिया इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में इंक्रीज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करो, तो सारी जानकारी आपको इन्हीं चारों चीज़ों से मिल जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके।